बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 300 तरह की दवाओं पर बार कोड लगाना हुआ अनिवार्य, सार्वजनिक करनी होगी ये जानकारियां। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पास, जाने क्या है प्रस्ताव में खास। पीएम मोदी बोले रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं तक सरकार की बात पहुंचाए सांसद। बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों में खेतों तक पहुंचे बिजली और पानी, बोले नीतीश कुमार विकसित करे जल संचयन क्षेत्र। सरकारी शिक्षकों को तोहफा, नीतीश कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर लगाई मुहर, जाने क्या है प्रस्ताव में। सूखे की मार झेल रहे किसानों के खाते में भेजे जाने लगी है डीजल अनुदान की राशि, 10 दिन में आए इतने आवेदन। हज यात्रा पर गए बिहार के 9 यात्रियों की मक्का में हुई मौत, हाजियों का आखिरी जत्था लौटा। दाढ़ी बढ़ाई, टोपी लगाई, शिव भक्त श्रवण बन गया नमाजी साहिल, फिर भी नहीं मिलेगा प्यार। मानसून में 10 जिलों का भूजल स्तर काफी नीचे, 1 महीने में सीतामढ़ी का जलस्तर 2 फीट गिरा, जाने आखिर इसका कारण क्या है। बिहार में सब्जियों के दाम में 20 से 80% तक की आई कमी, टमाटर के भाव में बढ़ोतरी, जाने कारण और कीमत। मौत के मुंह में जा रहे हैं बिहार के 400 से ज्यादा बच्चे, दहशत में गुजरता है परिवार का दिन। एक्शन में के पाठक, टेंशन में टीचर, अब स्कूलों में रहेगी गंदगी तो प्रिंसिपल के वेतन से कराई जाएगी साफ सफाई, विभाग ने जारी किया आदेश। बिजली विभाग का बड़ा फैसला, लोड अधिक हुआ तो टेंशन नहीं, 6 महीने तक नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर से दिल्ली रवाना हुए हैं। वहां जाकर के कोर्ट में हाजिर होंगे। जहां रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार हित में कोर्ट का यह फैसला है। भाजपा ने साजिश करके जाति गणना पर स्टे लगाया था। जहाँ हर जाति में गरीबी है, इससे अब उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। सरकार उनके लिए योजना बनाने में मददगार होगी और इससे विकास के द्वार खुलेंगे। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नाला सफाई करने वाले, भीख मांगने वाले, गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए इसके आधार पर योजना सरकार बनाएगी। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कड़ी मेहनत की है। जब वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये लोग बिहार में और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जहाँ अगर कुछ बिगड़ेगा तो वे भाजपा का बिगड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब वहीं ईडी के द्वारा 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच किए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन देख सकता है। इससे पहले भी बेनामी में संपत्ति अटैच किया गया था, हमने बेनामी संपत्ति भी जीते। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी दिल्ली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार पिछले कुछ महीने से शिक्षा को लेकर के काफ़ी सख्त नजर आ रही है। जहाँ हाल ही में शिक्षा विभाग ने स्कूल में शिक्षकों के कपड़े को लेकर के आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि टी-शर्ट और फिर जींस स्कूल में पहन करके आने पर शिक्षकों की तनख्वाह काटने की बात कही गई थी। इसी बीच बिहार सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसमें बिहार में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार में 9 से 4 बजे तक कोचिंग सेंटर्स को बंद कर रखने का आदेश दिया है, जिसके लिए अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ,
दरअसल बिहार में स्कूली बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी कम देखने को मिल रही है और इसका कारण है कोचिंग सेंटर्स। बच्चे स्कूल को कम और फिर कोचिंग सेंटर्स को ज़्यादा समय दे रहे हैं। जहाँ उधर कोचिंग सेंटर्स भी सुबह 9 बजे से शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में कम जाना पसंद करते हैं। जहाँ उनका मानना है कि स्कूल के बाद कोचिंग करनी पड़ती है, तो फिर इससे सब अच्छा स्कूल के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स कर सकते हैं। हालांकि इस पर बच्चों के भविष्य पर काफ़ी असर डाल रहे हैं। बच्चे शुरुआती ज्ञान ना लेकर के सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें अब बिहार में 9 से 4 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है कोचिंग सेंटर को। इसके लिए बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों के लिए पत्र जारी कर दिया है, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि 9 से 4 बजे तक कोई भी कोचिंग संस्थान खोले नहीं जाएं, ताकि बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सके। पत्र में कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों में ज्यादातर सरकारी शिक्षक भी जाकर के पढ़ाते हैं और कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालन में उनकी प्रत्यक्ष की भूमिका होती है, जिसके तहत जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कानून 2020 का सख्ती से पालन करें। छात्र और छात्राएं स्कूल में 75% अटेंडेंस दर्ज कर सकें, वरना उन्हें बिहार बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि पहले से ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नियम है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, नवादा और गया जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, बांका, जमुई, भागलपुर, बक्सर और पूर्णिया जिले में भी कुछ जगहों पर हल्की सी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। पटना में कल देर रात झमाझम बारिश का दौर चला, इससे लोगों को भीषण गर्मी एवं उमस से छुटकारा मिला। किसानों के चेहरे भी खिल गए, जब मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 5 अगस्त तक भारी और फिर बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जहां अधिकांश जिलों के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन एवं वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। दोस्तों बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक एक्शन में है, तो फिर वहीं राज्य के टीचर टेंशन में हैं। के पाठक आए दिन कोई ना कोई नया फरमान जारी कर देते हैं, जिससे शिक्षकों की चिंता पहले से और अधिक बढ़ जाती है। अब शिक्षा विभाग में एक और नया फरमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब अगर स्कूल में निरीक्षण के दौरान गंदगी मिली तो फिर प्रिंसिपल के वेतन से पूरे स्कूल में साफ सफाई की जाएगी। दरअसल बिहार के वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रधान अध्यापक को शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश का एक पत्र जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विद्यालय के शौचालय और फिर परिसर में गंदगी पाए जाने पर विद्यालय प्रधान के वेतन मद से राशि की कटौती करके साफ सफाई की जाएगी। वहीं छात्रों की उपस्थिति कम पाए जाने पर विद्यालय प्रधान पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बनाए जाने के बाद के पाठक अपने एक्शन को लेकर के पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। के पाठक स्कूल से टीचर और अधिकारियों को सुधारने का मिशन शुरू कर चुके हैं। वहीं लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के संयोजक ना बन सके हो, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार को यूपी की उस फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बनाया है, जहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। जदयू ने उनके चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर न सिर्फ कई स्तर पर सर्वे कराया है, बल्कि पार्टी के एक सांसद एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। जदयू के सर्वे के जो नतीजा सामने आए हैं, उससे जदयू खासे उत्साहित है। नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने एक चैनल से बातचीत में उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर के हो रहे सियासी मंथन को खुले तौर पर कबूल भी किया है। नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर के न सिर्फ खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा साबित कर सकेंगे, बल्कि वे पीएम मोदी को सीधे टक्कर देने की भी जुगत में रहेंगे। जहाँ विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आ गई है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर विपक्ष को 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर सीधा फायदा होगा, जबकि यूपी समेत उत्तर भारत की तमाम सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में बिहार की नालंदा के साथ ही यूपी के फूलपुर सीट से भी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में मानसून की धीमी रफ्तार और कम बारिश का सीधा असर जलस्तर पर पड़ा है। जब भीषण गर्मी पड़ने के कारण जून के बाद 1 महीने में 10 जिलों का जलस्तर नीचे चला गया है। इसमें उत्तर और फिर दक्षिण बिहार दोनों के ही जिले शामिल हैं। जब पीएचईडी यानी कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जहाँ 28 जिलों के जलस्तर का रिकॉर्ड तैयार हुआ है। जब पिछले 1 महीने में सीतामढ़ी का जलस्तर 2 फीट नीचे गया है। जहाँ जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सीतामढ़ी में भूजल स्तर 17 फीट तक पहुँच चुका है। साल 2022
2022 के 30 जून को यहाँ का भी जलस्तर 13 फुट था। जी हाँ, इस तरीके की पिछले साल की तुलना में यहाँ का भूजल स्तर 4 फीट नीचे गिरा है। यहाँ कुछ जगहों पर 20 से 25 फीट गहरे चापाकल ने पानी देना बंद कर दिया है। इस कारण विभाग ने चापाकल की विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। जहानाबाद में 30, शेखपुरा में 38, गया में 36, औरंगाबाद में 34, अरवल में 24, लखीसराय में 27, समस्तीपुर में 22, सहरसा में 15, वैशाली में 15 भूमि का जलस्तर पहुंच चुका है। बताया जाता है कि बारिश की कमी के कारण जलस्तर नीचे गिरा है। भागलपुर जिले की बात करें तो यहाँ जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण जुलाई के महीने में 49% कम बारिश हुई है। बारिश कम होने से धान की खेती कर रहे किसान हताश हैं। जिले में अब तक लक्ष्य के अनुरूप महज 11% खेतों में धान की रोपनी हुई है। किसानों ने हजारों रुपए की पूंजी लगा करके धान की पैदावार किया है। जब खेत में पानी के अभाव में धान के बिचड़े की रोपाई शुरू नहीं हो पाई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले में जुलाई में 49% कम बारिश हुई है। हालांकि अगस्त में सामान्य बारिश होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले एक महीने में सब्जियों के दाम में 20 से 80% तक की कमी आई है। राजधानी पटना के मीठापुर मंडी में परवल की कीमत एक महीने पहले 60 रुपये किलो थी, जो ये अब 10 से 20 रुपये तक पहुंच चुकी है। वहीं 36 रुपये किलो बिकने वाला कुंदरी 15 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। जहाँ इसके अलावा 40 रुपये वाला खीरा 20 से 24 रुपये किलो पर पहुँच चुका है। दूसरी ओर बैगन, जिसकी कीमत 45 रुपये किलो था, ये 16 से 20 रुपये में बिक रहा है। हरी मिर्च की कीमत 110 से 60 रुपये पर पहुँच चुकी है। जहाँ शिमला मिर्च का दाम 60 रुपये से 40 रुपये किलो हो गया है। वहीं दूसरी ओर कद्दू की कीमत 30 से 20 रुपये किलो पर आ गई है। जब पत्ता गोभी की कीमत 30 से 24 रुपये किलो पर पहुंच चुकी है, जबकि भिंडी की कीमत 50 रुपये किलो से 20 रुपये किलो पर आ गई है। इसके अलावा टमाटर और अदरक की कीमत में कमी नहीं हुई है। यह टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है। जब प्याज के भाव में भी कमी नहीं हुई है। टमाटर की कीमत जुलाई महीने में 80 रुपये किलो तक थी, ये अब बढ़कर के 160 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। यह टमाटर की कीमत में सरकारी हस्तक्षेप के कारण 30 से 40 रुपये की कमी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मंगलवार शाम को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आरजेडी सूत्रों के अनुसार लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत में 7 अगस्त को होने वाली सुनवाई के सिलसिले में वे दिल्ली जा रहे हैं। हाल ही में ईडी ने इस केस में लालू परिवार की करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी की कार्रवाई के बाद लालू पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। जहाँ इसके बाद अदालत ने बीते सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गई है। जब फिर अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी कि 7 अगस्त तक के लिए टाल दी है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इसी केस के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हज यात्रियों का आखिरी जत्था मंगलवार को गया एयरपोर्ट पहुंचा। इस तरीके से हज यात्रा 2023 पूरा हो चुका है। जहां गया एयरपोर्ट पर आखिरी जत्थे का स्वागत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन, एसएम विधि व्यवस्था डीएसपी खुर्शीद आलम, हज भवन के सीईओ राशिद हुसैन, पूर्व चेयरमैन हज कमेटी इलियास हुसैन आदि के द्वारा किया गया। गया एयरपोर्ट पर हज यात्रियों के आखिरी जत्थे का स्वागत किया गया है। जहां जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने किया है। डीएम ने कहा है कि गया के लोगों का प्रशासन को पूरा सहयोग मिलता है, जिससे बड़े से बड़े कार्यक्रम भी आसानी से अपने अंजाम तक पहुंचता है। जब डीएम ने बताया है कि हज यात्रियों की सेवा के लिए हवाई अड्डे के शिविर में तैनात सभी सरकारी कर्मचारी पहले से ही मेहनत करते हुए सक्रिय रहे हैं। वापसी की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी हुई है। जब 22 विमानों से कुल 3197 हज यात्री वापस आए हैं। इस बार जिला प्रशासन की ओर से पहली बार महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। वहीं जर्मन पंडाल की भी व्यवस्था की गई थी। जब बताया गया है कि आखिरी दिन 2 विमानों से कुल 310 हज यात्री वापस आए हैं। गया एयरपोर्ट से इस बार कुल 3212 हाजी हज के लिए रवाना हुए थे, जिसमें बिहार के कुल 9 हज यात्रियों की जान गई थी। इसमें 4 गया जिले के थे और फिर बाकी पटना समेत अन्य जिलों के थे, जबकि 6 यात्री गया हवाई अड्डे से रवाना हुए थे। लेकिन वे देश के दूसरी एयरपोर्ट पर वापस हुए। वापस लौटे हाजियों ने कहा है कि उन्होंने देश से राज्य और फिर जिला की उन्नति, विकास, शांति और फिर भाईचारे की दुआ मक्का मदीना के पवित्र स्थानों पर मांगी है। दोस्तों नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए भारत के शीर्ष दवा नियामक ने मंगलवार से शीर्ष 300 ब्रांडों पर बार कोड या फिर क्यूआर कोड लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। भारतीय औषधीय नियंत्रक जनरल ने फार्मा कंपनियों को नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और ऐसा नहीं करने पर उन पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा। जब भारत के शीर्ष दवा नियामक ने फार्मा निकाय संघों को सलाह दी है कि वे अपनी सदस्य कंपनियों को नए नियम का पालन करने के लिए सलाह दें।
यह नियामक के अनुसार यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड में उचित जेनरिक दवा के अलावा ब्रांड नेम, दवा बनाने वाली कंपनी का नाम और पता, बेंच नंबर, विनिर्माण की तारीख, एक्सपायरी की तारीख और फिर विनिर्माण का लाइसेंस नंबर जैसी सभी जानकारियाँ उपलब्ध रहनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में 26 जुलाई को पेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 को मंगलवार को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और फिर राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। ये विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करेगा। जहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक के लागू होने पर जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या फिर अभिभावक के आधार नंबर की आवश्यकता होगी। जहाँ प्रौद्योगिकी और फिर डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और वितरण के लिए विधेयक में खंड शामिल किए हैं। यह विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य पंजीकृत जन्म और फिर मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और उच्च राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करना है। यह इस पहल से अन्य डेटाबेस के लिए अपडेट प्रक्रिया को बढ़ाने, कुशल और पारदर्शी सार्वजनिक सेवाओं और फिर सामाजिक लाभ वितरण को बढ़ावा देने की उम्मीद है। नया कानून जन्म प्रमाण पत्र को किसी व्यक्ति की जन्म तिथि और फिर स्थान के निश्चित प्रमाण के रूप में स्थापित करेगा। ये संशोधन कानून जन्म और फिर मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 के प्रारंभ होने पर या फिर उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति के लिए प्रभावी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने के उनके सरकार के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा की समग्र भावना बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं से रक्षाबंधन के मौके पर मुस्लिम महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और फिर झारखंड के भाजपा नीत राजग सांसदों की एक बैठक में ये बात कही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 तलाक को अपराध बनाने के फैसले ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। जब बैठक में कुछ सांसदों ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे रक्षाबंधन के दौरान कार्यक्रम आयोजित करके अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं तक पहुँचने के लिए कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय खर्च करने के मामले में किसी से कम नहीं है। जब वही बात सुंदरता से जुड़ी हुई खर्च की हो तो फिर कहने की क्या। इस खर्चे का ताज़ा उदाहरण पेश करती है एक रिपोर्ट जिसमें सामने आया है कि देश में लिपस्टिक, आईलाइनर और नेल पॉलिश समेत अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जमकर के खरीदारी की जा रही है। और बीते महज 6 महीने में ही इन चीज़ों पर 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स पर छपे कांतार वर्ल्ड पैनल के अध्ययन में ये आंकड़ा सामने आया है। इसमें कहा गया है कि टॉप 10 भारतीय शहरों में बीते 6 महीनों में लिपस्टिक, नेल पॉलिश और आईलाइनर सहित करीब 10 करोड़ से ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल की गई है। इन चीज़ों को खरीदने पर ग्राहक ने कुल 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि देश में इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीदारी ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से की गई है। अध्ययन के दौरान सामने आया है कि इन उत्पादकों की कुल खरीदारी में 40% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही की गई है। इसके साथ ही दोनों ही तरीकों से खरीदारी करने वालों में ज़्यादातर कामकाजी महिलाएं हैं, जो कॉस्मेटिक आइटम्स की खरीदारी करने वालों द्वारा खर्च की गई कुल राशि का औसतन 1.6 गुना के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों बात करते हैं कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में के पाठक ने लिखा है कि बूथ लेवल ऑफिसर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अविलंब खत्म की जाए। उन्होंने लिखा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति से शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसलिए इस प्रतिनियुक्ति को खत्म की जाए। उन्होंने एसडीएम और फिर बीडीओ के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बीएलओ को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर ट्रेन के रूप में 4 से 10 शिक्षकों की अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति लंबी अवधि के लिए की जा रही है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य करीब 80% पूरा हो चुका है। इसके ऑफलाइन कार्य हो चुके हैं। डाटा एंट्री का कार्य ऑनलाइन किया जाना बचा है, जहां जातीय गणना का करीब 20% काम ही बचा हुआ है। पटना हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जातीय आधारित गणना के फिर से शुरू होने से इसे करीब 10 दिनों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। जब बिहार में जातीय गणना की मांग पिछले कई साल से हो रही थी, राज्य सरकार 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद में जातीय गणना कराने को लेकर के प्रस्ताव पारित करा चुकी थी। साल 2021 के अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत
सहित सभी पार्टियों के नेता प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और बिहार सहित देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार किए जाने पर बिहार में जातीय जनगणना कराने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर के 2 जून 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद में मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही राज्य में जातीय गणना को लेकर के प्रशिक्षण एवं गणना से जुड़े हुए तमाम कार्य शुरू हो गए थे। जातीय गणना के पहले चरण का कार्य 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। करीब 5,18,000 से अधिक कर्मी 2,58,90,497 परिवारों तक पहुंचे। जब पहले चरण में 7 से 21 जनवरी तक सभी आवासीय परिसर की गिनती की गई, जब वहां रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम अंकित किया गया था, जब साथ ही परिवार में रहने वाले सदस्यों की भी जानकारी लिस्ट में एकत्रित की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि दूध के बढ़े हुए दाम को लेकर के केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री परसोत्तम रुपाला ने खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि मानसून के खत्म होने के बाद दूध की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। परसोत्तम रुपाला ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से चारे की कीमतों में कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कई दूध कंपनियों ने अपने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, जिसमें से नंदिनी दूध भी अपनी कीमत में बढ़ोतरी कर दी थी। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला के अनुसार दूध जैसे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव आम बात है। जब उन्होंने कहा है कि इस साल जनवरी, अप्रैल और फिर जून में लगातार चारा की कीमतों में कमी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि दूध की रेट में कमी मानसून के बाद देखने को मिल सकती है। जहाँ उनके अनुसार मानसून के खत्म होने के बाद और फिर सर्दी के शुरू होने से पहले दूध उत्पादन में इजाफा देखने को मिल सकता है और फिर इसके बाद इसकी कीमत और सप्लाई स्थिर हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को धान रोपने में सहूलियत के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कृषि कार्य के लिए डीजल अनुदान उपलब्ध कराने के साथ साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति भी की जा रही है। लोगों की सुविधाओं और फिर उनके हित में हम निरंतर काम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें मंगलवार को जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कही है। इस बैठक का आयोजन एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में किया गया था, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ सिंचाई 2023 की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और फिर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कम वर्षा के कारण खरीफ की फसल के बर्बाद होने की आशंका है। ऐसे में सूखे की मार झेल रहे किसानों को सरकार द्वारा राहत देने की पहल अंतिम चरण में है। कृषि विभाग से डीजल अनुदान लेने के लिए पिछले 10 दिनों में 1,10,000 किसानों ने आवेदन किया है। जिलों की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन के स्तर पर आवेदन पत्रों की जाँच चल रही है। इसके साथ ही डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि खरीफ की फसल विशेष करके धान और मक्का आदि को बचाने के लिए 20 जुलाई से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब कृषि विभाग द्वारा तय प्राविधान के तहत 5 सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों लंबे समय तक गायब रहे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अब इंतजार खत्म हो गई है। जी हाँ, प्रोफेसर चंद्रशेखर अब वापस अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं। जी हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लंबे अंतराल के बाद आखिरकार आज अपने दफ्तर पहुंचे। शिक्षा मंत्री के दफ्तर पहुंचते ही गहमागहमी बढ़ गई, जब फिलहाल वे कार्यालय में विभागीय फाइल को निपटा रहे हैं और फिर साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि उनके दफ्तर पहुंचने पर कई तरह की बातें होने लगी है कि क्या शिक्षा मंत्री की नाराजगी दूर हो गई है या फिर उनकी मजबूरी है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर 3 हफ्ते से अधिक वक्त से कार्यालय नहीं आ रहे थे, जिसे लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद के बाद से ही शिक्षा मंत्री ने दफ्तर आना बंद कर दिया था, जिसके बाद से ही शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव की मुलाकात नहीं हो पाई है। आज भी शिक्षा मंत्री के दफ्तर पहुंचने पर अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने कार्यालय में मौजूद है। मंत्री चंद्रशेखर ने नाराज होकर के जुलाई महीने की शुरुआत में के पाठक को पीत पत्र भेजा था। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के हवाले से उनके सरकारी आप्त सचिव कृष्णानंद यादव ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पीत पत्र लिखा था। पीत पत्र के जरिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, जब बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक काम नहीं करने का आरोप लगाया था। पीत पत्र में के पाठक पर आरोप लगाया गया था कि मंत्री से बातचीत किए बिना विभाग के अहम फैसले ले रहे हैं। इस पीत पत्र का जवाब अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र के जरिए ही काफी तल्ख तेवर में दिया। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग में
शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव की मंत्रालय में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी। इससे शिक्षा मंत्री नाराज हो गए थे और फिर विवाद की शुरुआत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां आरजेडी और जेडीयू के नेता कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने खुशी के मौके पर भी तर्क देते हुए हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कल तक कोर्ट, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पर महागठबंधन सवाल उठा रहा था, आज जाति आधारित गणना पर फैसला आया तो फिर वे स्वागत योग्य बता रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि संवैधानिक संस्थानों पर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं। जब बिहार सरकार की नीयत में खोट है, जाति आधारित गणना ठीक से नहीं हो रही थी, खामियां थी, इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। बीजेपी तो चाहती है कि जाति आधारित गणना हो। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तभी इस पर निर्णय हुआ था, हम लोगों ने समर्थन किया था। आगे विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट का जाति आधारित गणना का बड़ा फैसला आया है। जातीय आधारित गणना से रोक हटा दी गई है, हम फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार की जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिकता, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त होंगे। इससे अति पिछड़े तथा सभी वर्ग के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। जाति गणना आर्थिक अन्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। वहीं पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर जातीय गणना हो रही थी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने बीच में कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर से नया फरमान जारी किया है। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि आज से जातीय जनगणना हो रही है, जिसमें शिक्षक शामिल होंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्कूलों में पठन पाठन का कार्य प्रभावित नहीं हो। सभी स्कूलों में शिक्षक रहना चाहिए। जब सभी जिलों के डीएम को लिखे गए पत्र में के पाठक ने कहा है कि आज से जातीय जनगणना फिर से शुरू हो गई है। जब जनगणना कार्य में शिक्षकों को भी लगाया गया है, इसे लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि जातीय जनगणना में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी स्कूल पूरी तरीके से शिक्षक विहीन न हो जाए। शिक्षकों को केवल जातीय जनगणना के कार्य में लगाया जाए, अन्य कोई भी प्रशासनिक कार्य इनसे ना लिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले के पाठक ने आदेश दिया था कि गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब उन्होंने फिर से नया फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षकों के जातीय जनगणना में शामिल होने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि अदालत से जाति जनगणना का रास्ता साफ होने के बाद जातियों की संख्या और उनसे जुड़े हुए तथ्य सामने आएंगे। 1931 में अंग्रेजों के ज़माने में जाति जनगणना हुई थी और अब भी उसी आंकड़े को संदर्भ के तौर पर लिया जाता रहा है। जब बिहार ही नहीं बल्कि किसी भी समाज में जाति का प्रश्न संवेदनशील रहा है, जब बिहार में ये एक बार फिर से चर्चा में है। जाति जनगणना का सवाल जितना सामाजिक है, जब उससे कम राजनीतिक भी नहीं है। जब हाल ही में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने देश भर में जाति जनगणना की बात को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है, जब सरकार ने इसके पक्ष में तो तर्क दिए हैं, इसमें उसे राज्य में निवास करने वाले लोगों का सर्वे करा करके उनकी आर्थिक और फिर सामाजिक हैसियत जानना बताया है। यह सरकार के इस तर्क से उच्च न्यायालय ने अपनी सहमति जताई है। जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी, उसे एक और जहां यह पता चल सकेगा कि सरकार विकास योजनाओं की राशि जो खर्च कर रही है वह संबंधित जाति या फिर वर्ग के लिए उचित है या फिर और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इससे सरकार को योजना बनाने में सहूलियत होगी। जाति जनगणना को लेकर के एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि इसके आंकड़े आने के बाद सामाजिक स्तर पर एक तरह की गोलबंदी को नया आधार मिलेगा। जी हाँ, इन आंकड़ों से विभिन्न जातियों की मौजूदा आबादी का मिथ भी टूटेगा। जाति जनगणना के राजनीतिक मायने भी है। सियासी पार्टियों की राजनीतिक दावेदारी बनाम हिस्सेदारी का सवाल भी इससे अलग नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के सामाजिक आधार के बारे में इससे कई बातें साफ हो पाएगी। अलग अलग जाति समूह के आधार पर राजनीतिक दलों की दावेदारी की सच्चाई भी सामने आ सकेगी। सरकार के समक्ष पिछड़ी जातियों एवं अन्य पिछड़ा जातियों की संख्या के साथ ही उनकी हैसियत की जानकारी भी मिल सकेगी। अभी भी SC, ST और फिर अति पिछड़ी जातियों की सूची में दर्जनों ऐसी छोटी जातियों की समूह शामिल है जिनकी चौखट तक विकास योजना नहीं पहुंच पाई है। जब पिछड़े वर्ग में ही कई जातियां शैक्षिक और आर्थिक लिहाज से
क्रमानुसार में अन्य जातियों से बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। यही आकर के सरकार को उन योजनाओं को नीचे तक उतारने में मदद मिलेगी जो अब भी वंचित और अपेक्षित है। ऐसी कई जातियां हैं जो शैक्षणिक और फिर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। ये जातियां विकास और प्रगति की दौड़ में पीछे छूट गई है। इन जातियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले तो फिर ये सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। बहरहाल इतना तय है कि जाति गणना की रिपोर्ट से जातियों की सामाजिक हैसियत की हकीकत और फसाना सामने आ सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के साथ एक के बाद एक मामले होते जा रहे हैं। प्रेगनेंसी की खबरों के बीच अब कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि आपको हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। खबरें हैं कि सीमा हैदर को एक फिल्म का ऑफर आया है और वो हीरोइन बन सकती है। जी हाँ, इसको लेकर के चर्चा है और रिपोर्ट में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने दिया है। ऐसा वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सीमा और सचिन की मदद करना चाहते हैं। अमित जानी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं और उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम हाउस जानी फायर बॉक्स है। हालांकि सीमा ने उनके इस ऑफर को स्वीकार किया है या नहीं, इसको लेकर के किसी तरीके की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अमित जानी का ये प्रोडक्शन हाउस मुंबई में है। सीमा हैदर को जो फिल्म ऑफर की गई है इसका नाम और टेलर मर्डर स्टोरी होगा, जिसको लेकर के प्रोडक्शन हाउस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जब फिल्म सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है। पता चला है कि उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर यह फिल्म आधारित होगी। अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो फिर ये फिल्म नवंबर में रिलीज होगा और धमाका कर सकती है। हालांकि सीमा हैदर की तरफ से किसी तरीके का रिस्पांस कब तक आता है इसको लेकर के इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि सीमा के साथ साथ इस फिल्म में सचिन को भी काम करने का ऑफर मिला है। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार के लिए लोग हद से गुजर जाते हैं। जब सीवान में एक युवक ने अपने प्रेम को पाने के लिए अपना धर्म बदल लिया। जब कल तक वह भोलेनाथ का भक्त था, इश्क में वह नमाजी हो गया। जहाँ जिस तरीके से वह भोलेनाथ की भक्ति टूट करके करता था उसी तरीके से वह खुदा की इबादत भी करते हैं। जी हाँ, वह 5 वक्त का नमाजी है। इतना ही नहीं, उसने अपना पूरा हुलिया भी बदल दिया है। जब क्लीन सेब रहने वाले लड़के ने अब दाढ़ी बढ़ा ली है। जब वह टोपी पहनता है। जब उसने अपना वेशभूषा एक मौलाना की तरह बना लिया है। श्रवण नाम का ये लड़का प्यार में साहिल बन गया है। मामला बिहार के सिवान जिले का है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना करने के बाद भी उसे प्यार नहीं मिलेगा। उसको ना तो खुदा मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए हम वाली स्थिति में आ गई है। क्योंकि जिस लड़की के लिए अपना धर्म छोड़ा वह उसे प्रेमी नहीं सिर्फ अपने दोस्त बताती रही है। जब वही लड़की की मां ने कहा कि लड़के का धर्म परिवर्तन करने में उसकी बेटी का कोई रोल नहीं है। जहाँ दोनों पहले से दोस्त थे, जहाँ अब उनकी बात भी नहीं होती है। मेरी बेटी अपने धर्म के लड़के से शादी करेगी। दरअसल सिवान के मेरवा के मिशकरही मोहल्ले में रहने वाला श्रवण पिछले 6 महीने से गायब था। घर वालों ने उसे खूब खोजा, नहीं मिला तो पुलिस में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इस बीच उसके मां ने एक दिन उसे बाजार में बदले हुए हुलिये में देखा। जब लड़का मौलाना की तरह दिख रहा था, उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जब लड़के के मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को पड़ोस में रहने वाली लड़की रोजी खातून ने बरगला करके धर्म परिवर्तन करा दिया है। जब दोनों में प्रेम प्रसंग था और शादी के लिए मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन किया है। जब रोजी ने उसे मौलाना बना करके एक मदरसे में रखवाया है। इन आरोपों पर लड़की ने कहा है कि ये सभी आरोप गलत है। वे दोनों बस दोस्त थे। जब दोनों की फ़ोन पर भी बात हुआ करती थी। घर वालों को अब इसकी जानकारी हुई तो फिर हमें रोका तो मेरी अब उससे बात भी नहीं होती है। जब उसके धर्म परिवर्तन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब वही रोजी की माँ रेहाना खातून ने भी कहा है कि श्रवण का उसकी बेटी से कोई वास्ता नहीं है। जब वह अब उससे बात भी नहीं करती है। मेरी बेटी अपने धर्म के लड़के से ही शादी करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद शुरू हो गई है। यह दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना की शुरुआत 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। जहां मोदी वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत योजना के तहत शुरुआत करेंगे। दरभंगा स्टेशन पर जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न 508 स्टेशनों का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। जब पहले चरण में दरभंगा स्टेशन पहला जंक्शन होगा जिसका अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। एयरपोर्ट की तरह 6 मंजिला बनने वाले दरभंगा स्टेशन पर तमाम अत्याधुनिक यात्री सुविधा मौजूद रहेगा। इसमें रेस्ट हाउस, क्लॉक रूम, टिकट काउंटर, रिटायरिंग रूम, मीटिंग रूम के साथ साथ लाइब्रेरी, आरपीएफ ऑफिस, दुकान, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट के साथ साथ मल्टी लेवल पार्किंग शामिल है।
यह योजना के तहत हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एक्सलेटर और फिर सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी मध्य मुख्य सड़क से पूरब में लक्ष्मी सागर स्थित दूसरी एंट्री गेट को जोड़ने का कार्य होगा। यहाँ यात्रियों की बैठने, खाने और फिर आने जाने की व्यवस्था होगी। यही नहीं, स्टेशन परिसर में 2 नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी होगा, जो स्टेशन परिसर की उत्तर एवं दक्षिण भाग में अवस्थित होगा। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार सरकार चौराहे पर खड़ी है, जब पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है। चौराहे पर खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सत्ता के योग्य नहीं हैं। इनको किसी भी कीमत में सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार अब नहीं बचा है, यह कहना है विजय कुमार सिन्हा का। जी हाँ, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा इस दौरान महागठबंधन की सरकार पर जमकर के हमला बोला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि अपराध को रोकने में जातीय जनगणना कहाँ बाधा बन रही थी। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को 26 दिन के बाद अपमान का खूंट पकड़ के कार्यालय आने के लिए विवश होना पड़ा, दूसरी तरफ भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता मुंह छिपाए फिर रहे हैं और तीसरी तरफ यहाँ की शासन प्रशासन में बैठ कर के लोग फरमान जारी कर रहे हैं कि बालू माफिया को जिला बदर करेंगे। लेकिन जो बालू माफिया का सरगना तो सरकार में बैठा हुआ है। विजय कुमार सिन्हा ने सरकार से पूछा है कि क्या उस सरगना को निकालेंगे। अवैध बालू खनन में बिहेटा में मर्डर हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। उपभोक्ताओं को केवल उपयोग किए गए वास्तविक भार के हिसाब से भुगतान करना होगा। अब उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार से अधिक भार दर्ज होने पर 6 माह तक कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। स्वीकृत भार से ज्यादा भार होने पर उपभोक्ताओं को मैसेज द्वारा अलर्ट किया जाएगा एवं अपने स्वीकृत भार को बढ़ाने का अनुरोध मैसेज के द्वारा किया जाएगा। स्वीकृत भार को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता 6 माह के अंदर सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की माने तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी चार्ज नहीं लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता सुविधा ऐप के माध्यम से अपनी जमा की हुई राशि को वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। आपको पेज को फॉलो करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम आपसे जुड़ी हुई खबरें लेकर के आएंगे तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं, आप उससे अपडेट रह सकते हैं। तो आप अभी इस पेज को फॉलो कर दीजिए, नहीं किए तो अभी कर दीजिए, कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।